नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स एनसीपीसीआर ने जून के महीने में एक डायरेक्शन जारी किया था, निर्देश दिया था। ये निर्देश कई राज्यों को जारी किए गए थे, जिनमें खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट राज्य रहे हैं। यहाँ के राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए निर्देश था कि वो अपने राज्यों में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, जो कि अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों को, जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत उन्हें 6 से 14 वर्ष की जो आयु की कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसके चलते उन मदारिस को जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है, और ऐसे मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। और इसी के चलते जून के महीने के बाद एक इस तरह के निर्देश मध्य प्रदेश में और खास करके उत्तर प्रदेश में जारी किए गए, और कई मदरसों के खिलाफ लगभग 8000 ऐसे मदरसे हैं जिनके खिलाफ ये निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एनसीपीसीआर को इस तरीके का निर्देश जारी करने का अधिकार है, और क्या ऐसे किसी निर्देश के अनुसार या अकॉर्डिंग किसी मुख्य सचिव के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके के निर्देश जारी करे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनसीपीसीआर का जो गठन किया गया था, वो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट 2009 में लाया गया था, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए किया गया था। और राइट टू एजुकेशन जो है वो राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 का जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लोरेशन किया, उसके बाद जो है उसमें से ये मीन आउट करते हुए राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, और फिर उसमें राइट टू एजुकेशन को एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राइट टू एजुकेशन में मदारिस को या जो इस तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, उनको बाहर रखा गया था, और यह आर्टिकल में मेंशन है। इसके बावजूद एनसीपीसीआर का इस तरह का एक आदेश आया है, और यह आदेश कहीं ना कहीं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और आर्टिकल 30 का जो सब सेक्शन 31 जो सब क्लास है, वो कहीं ना कहीं उससे वो टकराता है, उसके खिलाफ जाता है, उसका वायलेशन करता है, अतिक्रमण करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जिसके चलते मदारिस में एक तरीके की बेचैनी है, जो मदरसे से जुड़े हुए उलेमा हैं, जो वहां पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उन सब के बीच में एक गुस्से और गम का माहौल है। वहां बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि सरकार के आदेश के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चों को दूसरे सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, ऐसे मदारिस से निकाल करके। इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इस पूरे मैटर को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की रेमेडी या आपको इलाज अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि कैसे इस सिचुएशन का सामना किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकारी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो राज्य भर में जिले स्तर पर ऐसे जो मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और वहां का एटलीस्ट कम से कम जो नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकाल करके सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है, और जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्हें फ्री वहां पर फूडिंग और लॉजिंग मिलती है, रहना खाना उनका फ्री होता है, गरीब परिवारों से आते हैं, बहुत ही गरीब घरों के बच्चे होते हैं, जो कि एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। और मुसलमानों का एजुकेशन का जो एक स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी बहुत पुअर है, और इस तरीके से अगर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट मुस्लिम सोसाइटी पर पड़ेगा। इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका सामना किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आर्टिकल 25 जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 और 30 का सब सेक्शन जो 1 है, क्या हम उसके आलोक में, क्या उसके बैकग्राउंड में ये जो आदेश आया है एनसीपीसीआर का, वो क्या वैध है, क्या वो वैलिड है, क्या उसको माना जाना चाहिए, और किस तरीके के निर्णय अब आपको मदरसों को लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके का ये निर्णय लिया गया है, आपको डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को रखना। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं, वो अनडेमोक्रेटिक है, और उनकी किस तरीके की फंक्शनिंग है, और कुछ उसमें कदीमी तौर पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सैकड़ों साल से कुछ लोगों के परिवार चले आ रहे हैं, उसी में उन लोगों को शामिल किया जाता है। वो लोग मीटिंग करते हैं, कब मीटिंग होती है, उसमें कोई किसी तरीके का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आवाम का नहीं होता है। कुछ रेजोल्यूशंस आते हैं और वो रेजोल्यूशन पास कर दिए जाते हैं, और एक डिमांड कर दी जाती है, और बात खाना पूर्ति करके पूरी कर दी जाती है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको अपने राइट चाहिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। आपको लीगल रेमेडी कहां से मिल सकती है, आपको आपके जो राइट का वायलेशन हुआ है उसका हल, उसका समाधान कौन देगा, आपको उसके लिए मूव करना होगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, आप
आपको गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट से मिलें, आप ज्ञापन दें, आप सरकार से मिलें। आप सरकार सबकी होती है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद जब एक बार सरकार बन जाती है तो सरकार पार्टी की नहीं होती है, किसी प्रदेश की होती है या देश की सरकार होती है, और हमें सरकारों के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा। और चूंकि ये लीडर इस तरीके के हैं कि जो स्टीरियोटाइप हैं, वो अपने एंगेजमेंट को गवर्नमेंट के साथ नहीं बढ़ाते हैं। आपको गवर्नमेंट से मिलना पड़ेगा। पहला काम तो आपको यह करना पड़ेगा। आप जब मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद आपके सामने एक लीगल ऑप्शन भी ओपन है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है, उसमें आप डिले नहीं करें। अभी आपने देखा किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन आती है और वो ऑर्गेनाइजेशन जाती है कोर्ट में रेमेडी के लिए, और कोर्ट ने रिलीफ दिया। कोर्ट ने रिलीफ दिया, एटलीस्ट कानून ने आपकी बात को सुनी। और जब कानून आपको आर्टिकल 30 के अंतर्गत, ये फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट मिला है? स्टेट के अगेंस्ट मिला है। जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, वो चाहे आर्टिकल 25 हमारी मजहबी आजादी का राइट हो, या आर्टिकल 29 हो, आर्टिकल 30 हो, या कोई भी राइट, आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 19 हो, 17 हो, 16 हो, वो सारे के सारे राइट आपको स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। और स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, अगर आपका उसका वायलेशन हो रहा है तो आप कहां जाएंगे? उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। और एक प्रोसेस ये है कि आप सरकार के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ भी इंगेज हो, आप उनसे अपनी बात रखें। आप भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम मोर्चा है वहां पर अपनी बात रखें, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके से रखनी पड़ेगी। आपको सरकार से भी जुड़ना पड़ेगा, आपको सरकार से भी मांग करनी पड़ेगी, डिमांड भी करनी पड़ेगी, लेकिन लोकतांत्रिक दायरे में, शांति के साथ। आप सरकार से पत्राचार भी करें, आप उनको लिखें भी, और उनसे पर्सनल मिले भी। इस तरीके के डेलीगेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा हिंद के क्यों नहीं है कि जो सरकार से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले, और जाके मुख्य सचिव से मिलकर के आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करें, और उनसे ये कहें कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हर रिलीजन को ये मिला हुआ है कि वो अपनी मजहबी आजादी के साथ जी सकता है, अपने मजहब के लिए के एजुकेशन दे सकता है। अगर हम अपने मजहब के एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो हम अपने मजहब का कैसे संरक्षण, प्रोटेक्शन कर पाएंगे? ये हमें आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आप वहां बताएं, निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन कई बार हम ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उससे दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम कोर्ट की रेमेडी हमारे पास है, उसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए, हमको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। और एक तीसरा स्टेप भी है कि राइट टू एजुकेशन, एक्चुअल में ये जो एक्ट लाया गया था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आपके साथ क्या किया कि आपको उसमें रियायत दे दी कि इसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो शामिल नहीं होंगे, और राइट विंग पार्टीज इसको अपीजमेंट कहती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक आर्डर जारी करा दिया एनसीपीसीआर से। अब इस फुटबॉल में आप आ गए हैं, तो अगर आप ये बताएं कि हम राइट टू एजुकेशन में जो 6 से 14 साल की आयु की जो एजुकेशन है, जो फ्री एजुकेशन है, वो फ्री एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फ्री एजुकेशन मदरसों में दी जा रही है। हम फ्री एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि फ्री में खाना भी दे रहे हैं, फ्री में रहना भी दे रहे हैं, और साथ में यानी फूडिंग लॉजिंग दोनों हम फ्री दे रहे हैं। हाँ, हमारे सब्जेक्ट्स कुछ डिफर हो सकते हैं, तो हम चूंकि बेसिकली रिलीजियस एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे चूंकि धार्मिक शिक्षा के लिए, इसलिए वहां पर फोकस धार्मिक शिक्षा का है। लेकिन इसके साथ साथ टाइम भी एक होता है, उस टाइमिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए, क्योंकि आज मदरसे के बच्चे अगर थोड़ी सी अंग्रेजी जानेंगे, अगर अंग्रेजी ना जानने की वजह से बहुत सारे मदरसे के लोग गिरफ्तार हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज में। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं मालूम था कि वो किस साइट पर जा रहे हैं और किस साइट को वो सर्व कर रहे हैं, और उस सर्चिंग में ऐसी जगह वो आ गए जो कि गलत साइटें थी, और जिसके चलते वो पकड़े गए, और बाद में उनकी लाइफ खराब हुई, और फिर बाद में वो बाइज्जत बरी भी हुए। लेकिन क्या हुआ? उनकी लाइफ खराब गई। तो हमें एक काम चलाऊ अंग्रेजी सिखाना, एक काम चलाऊ हिंदी सिखाना, और इसी तरीके से देश के संविधान को से लोगों को मदरसे, क्योंकि मदरसे के जो बच्चे निकलते हैं वो खाली मौलाना ही नहीं रह जाते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है लीडर भी बन जाते हैं, राजनीति भी करते हैं। और जमीयत उलमा हिंद के जो उलेमा है वो किसी न किसी मदरसे से तो निकल करके आए हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान के बारे में उतना अवेयर नहीं है। तो जब आप अवेयर नहीं है तो आप उन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को साथ उस तरीके से जस्टिस नहीं कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए, और उसका मैसेज रॉन्ग जाता है, जिसके चलते आपकी क्लिपिंग बनती है, और फिर उस क्लिपिंग का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होता है, और फिर एक पोलराइजेशन की एक सिचुएशन बनती है, और आप पर अपीजमेंट का इल्जाम लगाया जाता है। और फिर आप कांग्रेस से भी मिलिए, आप समाजवादी पार्टी से मिलिए, आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को यूपी में वोट किया है, क्या वो इस मुद्दे पे आपके साथ आए हैं? क्या वो कोई लोकतांत्रिक आंदोलन इसके लिए करने के लिए तैयार है?
अगर वो आपके लोकतांत्रिक अधिकार अगर आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ कांग्रेस नहीं खड़ी है, अगर आपके लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी है, आपने जिसके लिए 100% वोट किया है, तो फिर ऐसी वोटिंग का फायदा क्या है? ये चीज को समझना पड़ेगा। आपको कड़वी बातों को अख्तियार करना पड़ेगा। सरकार की आलोचना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक सच्चाई है, आरएसएस भारत की एक सच्चाई है। इस सच्चाई के साथ आपको जीना और सीखना पड़ेगा। एक राइट विंग हर देश में होता है, भारत में भी एक राइट विंग है। उस राइट विंग के साथ अपने रिलेशन को आपको इंप्रूव भी करना पड़ेगा, उसकी आइडियोलॉजी को समझना भी पड़ेगा, अपनी आइडियोलॉजी को बताना भी पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करते हैं, उनको भी इस बात के लिए आपको बावर करना पड़ेगा कि आपका सेकुलरिज्म अगर सिर्फ वोट लेने भर का है और आप हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो फिर हमें आपको वोट देने की जरूरत क्या है? ये चीज समझने की है। अगर आप नहीं समझेंगे, आपके मदरसे का मामला आता है, नहीं बोला जाता है, लिंचिंग का मामला होता है, नहीं बोला जाता है, कांवड़ियों यात्रा पे नेम प्लेट लगाने का मामला होता है, ये सेकुलर दल गोल हो जाते हैं आपके लिए, सड़क पर सरकार से डिमांड नहीं करते हैं, एक छोटा सा ट्वीट कर दिया और आप सोचते हैं हमारे साथ खड़े हो गए। तो आपने वोट क्यों किया? आपको वोट ही करने की क्या जरूरत थी? इस देश में अगर 60% 65% वोटिंग हुई, 35% लोगों ने वोट नहीं किया, 20% मुसलमान भी वोट नहीं करते, क्या देश में चुनाव नहीं होता? क्या देश में सरकार नहीं बनती? इसलिए इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से समझें, अच्छी तरीके से अपनी बातों को लेकर के जाएं। हम किसी के साथ छुआछूत का, राजनीतिक छुआछूत को अब हम खत्म करें। हमें राइट विंग को ये बात समझानी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये संविधान है, आप संविधान की बात करते हैं, आप संविधान ना बदलने की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संविधान बदलने का एक प्रोपेगेंडा किया गया, कांग्रेस की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ। आप उनको बताएं कि आप संविधान में ही हमको राइट दिया है और ये गैर संवैधानिक एक आदेश जो है एनसीपीसीआर ने जारी किया है और हमारे संवैधानिक अधिकारों का आप संरक्षण करें। अब आपके पास 3 ही 4 इश्यूज थे, उनमें से एक इशू आपका ट्रिपल तलाक का था, वो कानून बन गया है, वो खत्म हो गया है। एक मेंटेनेंस का था, सुप्रीम कोर्ट का अब जजमेंट आ गया, आप उस पर लाग राजनीति करिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। वो एक निर्णय है और रहेगा, वो उस पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। 1-2 चीजें और हैं जिन पर आप, लेकिन उस पर क्या होगा हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। शाबानो से लेकर के आज तक क्या हुआ है, बाबरी मस्जिद से लेकर के आज तक क्या हुआ। इसलिए आप मुसलमानों को अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, मुसलमानों को वो सारा नजरिया बदलना पड़ेगा कि हम किसी एक खेमे में रहें। अगर वो खेमा हमारे इश्यूज के साथ मुखर नहीं है, हमारे इश्यूज के साथ वो वोकल नहीं है, हमारे साथ वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या जरूरत है उसको वोट करने की? हम क्यों नहीं राइट विंग के साथ बात करें कि भाई हमारे ये इश्यूज हैं, आप इनका प्रोटेक्शन करिए, हम आपके साथ हैं। देश में शासन तो हिंदू ही कर रहा है, मुसलमान थोड़ी कर रहा है। मुख्यमंत्री चाहे वो अखिलेश यादव हो या माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, दोनों ही हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी बन जाएंगे या खड़गे जी बन जाएंगे, उससे कोई किसी मुसलमान को तो प्रधानमंत्री का पद मिलने नहीं जा रहा है, गृह मंत्री का पद तो मिलने नहीं जा रहा है। इस देश में 28 राज्य हैं, वहां 28 राज्य के मुख्यमंत्री तो मुसलमान बनने नहीं जा रहे हैं, 28 राज्यों के मुख्य सचिव मुसलमान बनने नहीं जा रहे हैं। आपके कुछ इश्यूज हैं कि आपका विकास हो, आपको रोजगार मिले, आप सरकारी स्कीमों में आपको लाभ मिले, और ये जो आपके कुछ मजहबी अकीदे हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाए। और अगर उस प्रोटेक्शन को राइट विंग आपके वोट के बदले देने के लिए तैयार हो, तो आप उसके लिए क्यों नहीं आगे कोशिश करते हैं? क्योंकि ये सेकुलर पार्टीज तो आपके लिए आते ही नहीं है। और इस मदरसे के इश्यूज पर क्या अखिलेश यादव ने कुछ बोला, ये समझने की जरूरत है। हमें अखिलेश का भी मुखालफत नहीं करनी है, लेकिन हमें अखिलेश के साथ रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी की भी मुखालफत नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमारे वोट से सरकारें बन रही हैं तो हमें अपनी वोट की अहमियत मालूम होनी चाहिए, वरना आप लाख कहते रहिए कि साहब मदरसे बंद हो जाएंगे, डेफिनेटली बंद हो जाएंगे। आने वाले टाइम में मदरसे बंद हो जाएंगे, कोई ना कोई उसमें इस तरह। और मदरसे, चूंकि मदरसों को भी अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। वहां भी कई तरह की कमियां हैं, वहां भी हाइजीन की प्रॉब्लम है, बच्चों के खाने पीने के रहने के भी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो सकता है, और उसके लिए रिसोर्स उनके पास हैं, नहीं है तो वो रिसोर्स कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आप खोल में जिएंगे, शुतुरमुर्ग की जिंदगी जिएंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। ये मेरे अपने विचार हैं, इन विचारों से कोई एग्री हो सकता है, डिसएग्री हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीतिक रूप से मुसलमानों को अब किसी भी पार्टी को, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे सेंटर हो, आप किसी को अछूत ना मानिए। आप
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, गिव एंड टेक की बुनियाद पर अपने वोटों की बात करिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी आपके मदारिस, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपका जो धार्मिक अकीदा है, आपका डेवलपमेंट, आपकी रोजगारी में भागीदारी, आपके मोहल्लों की स्थितियां, जो आप जिन गंदे स्लम एरियो में रहते हैं वहां का डेवलपमेंट, अगर उसका इंप्रूवमेंट भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार हो जाए और आप उनको वोट दें तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। और अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी, अगर आरजेडी आपको 2 सीट भी नहीं दे रही है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो हमें आरजेडी को वोट करने की जरूरत क्या है। और आरजेडी को हमने 100% वोट कर भी दिया राष्ट्रीय जनता दल को, तो आरजेडी ने कहा बीजेपी को रोक लिया। इसलिए आप थोड़ा सा ओपन सोसाइटी मुस्लिम समाज को बनना पड़ेगा, मुख्य धारा की राजनीति करनी पड़ेगी और इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा कि आरएसएस इस देश की सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सच्चाई है, राइट विंग की पॉलिटिक्स इस देश की सच्चाई है। इस सच्चाई के साथ आप जिएंगे तो निश्चित रूप से मुस्लिम समस्याओं का आप समाधान कर पाएंगे। और हर देश में एक राइट विंग होता है, हर देश में एक लेफ्टिस्ट पार्टी होते हैं। अभी देखिए जिस तरीके से ब्रिटिश जो इलेक्शन हुए वहां पर भी एक राइट विंग था, वहां पर भी एक लिबरल थे, वहां पर भी डेमोक्रेट हैं, अमेरिकन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं। आप अभी फ्रांस में जो इलेक्शन हुआ वहां पर भी एक राइट विंग था, अल्ट्रा राइट विंग था। ये हर देश में होता है जहां पे भी डेमोक्रेसी होती है। अभी ईरान में एक रिजल्ट आया है, राइट विंग का जो हार्ड लाइनर थे वो इलेक्शन हार गए, लिबरल जीत गए। आपकी मोसाद पदिश्कियान जो है, तो ये तो हर देश में है। आपको इस चीज को लेकिन देश के नागरिक को अगर ये फैसला कर ले कि मुझे राइट विंग के साथ जाना ही नहीं है या मुझे लेफ्ट विंग के साथ जाना ही नहीं है या मुझे कांग्रेस को वोट करना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। राजनीति जो है वो स्टैटिक नहीं होती है, डायनेमिक होती है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वक्त के साथ आपको उसमें बदलना पड़ेगा। कभी आप भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट कर सकते हैं, कभी आप कांग्रेस के फेवर में वोट कर सकते हैं, कभी आप अखिलेश यादव के फेवर में वोट कर सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर दे, जो आपको ज्यादा देने के लिए तैयार हो। छोटे छोटे दल हैं, 2-2 सांसद 4-4 सांसद के वो सरकार में भागीदारी कर रहे हैं, अपने समाज के विकास में लगे हुए हैं, अपने समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। और आप 20% यूपी में पॉपुलेशन रखते हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। फायदा क्या है आपके? अगर 4 सांसद जीत करके आए अखिलेश यादव की तरफ से, और आज रामपुर के जो मुहिबुल्लाह साहब हैं सांसद बन करके आए, उत्तर प्रदेश से हैं, रामपुर से आए हैं, आजम खां की सीट से जीत करके आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? वो हेल्थ की बात कर रहे हैं, उन्होंने मदरसे का मुद्दा नहीं उठाया है। अच्छा किया है, हेल्थ एक इशू है, देश का इशू है, देश के हर नागरिक का इशू है, अच्छी बात है। लेकिन आपने उनको जिस लिए वोट किया था वो काम आपका उन्होंने नहीं किया। हेल्थ का इशू तो बीजेपी भी उठा रही है, दूसरे और भी लोग उठाएंगे। इसलिए आप बीजेपी को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करने की अगर बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अखिलेश का अपोज करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके इंटरेस्ट को कौन बेस कर रहा है। आप किसी के बंधुआ मजदूर ना बन जाएं, आप वोट बैंक ना बन जाएं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स देश में रही है और देश का बहुसंख्यक समाज भी इस बार जो वोट बैंक बनता हुआ दिख रहा था पिछले 10 सालों से, उसने उस वोट बैंक से निकलने की कोशिश करी है। उसने धर्म से ऊपर उठ के वोट किया है। और आप इस बजट में उसकी झलक देख सकते हैं कि रोजगार के लिए कोशिश इस बजट में की गई है। और एक पढ़ा लिखा समाज ऐसे ही होता है। हिंदू समाज मुस्लिम समाज से 100 साल पढ़ा लिखा ज्यादा है। हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज से हिंदू समाज जो है 100-150 साल ज्यादा आगे है। उसने अपने भविष्य को देखा कि हमें रोजगार चाहिए, विकास भी चाहिए, धर्म हमारे जीवन का हिस्सा है, धर्म हमारी एक धार्मिक पहचान है, संस्कृति वो भी हो, लेकिन साथ में हमारे लिए मूलभूत सेवाएं भी तो हों। और उसके लिए उसने वोट किया और उसको उस बजट में रिफ्लेक्शन दिखा आपको। और बाकी आप मीटिंग करते रहिए, कभी जयपुर मीटिंग बुलाइए, कभी इंदौर में बुलाइए, कभी जबलपुर में बुलाइए। कौम का पैसा है, चंदे का पैसा है, करते रहिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। शाबानों से लेकर के बाबरी मस्जिद तक, बाबरी मस्जिद से लेकर ट्रिपल तलाक तक मिला कुछ नहीं है आपको। ये मेरे अपने जज्बात थे। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो मैं उसके लिए माजरत माफी चाहता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सच्चे अर्थों में मुसलमानों को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक आदमी वही होगा जो पॉलिसीज की बुनियाद पर और अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पर वोट करेगा। किसी को हराने और जिताने के खेल का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी कीमत आप चुका रहे हैं, फायदा कोई और उठा रहा है। ये चीज आपको समझने की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।